हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में। और पिछली लेक्चर में हम लोगों ने बेस की सारी प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लिया था। और यानी कि अब हमारा एसिड और बेस से रिलेटेड सारे काम फिनिश हो गए हैं। हमने एसिड को डिटेल में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखी, यूजेज को देखा। बेस को डिटेल में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखी और उसके यूजेज को देखा। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो कि एसिड और बेस से ही रिलेटेड हैं। और ये आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको एसिड और बेस के ऊपर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ी और ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी एसिड और बेस के ऊपर। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी मैं इसमें करवाऊंगा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में इधर उधर लिखे हुए हैं, इक्का दुक्का बातें, वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा। मतलब आज के लेक्चर के बाद आपका एसिड और बेस से रिलेटेड सारे डाउट, सारी बातें, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग साल्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। ओके, तो बेसिस के यूजेस तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, एक जगह एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन। तो ये भैया हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? देखिए, हाइड्रोनियम आयन कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। ध्यान से सुनिए। जब हम लोग एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है? एसिड को जब हम लोग पानी में डालते हैं, जैसे कि ये रहा आपका HCl, एक एसिड है, इसको डाल दो पानी में। तो जैसे ही एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? H प्लस एक्वस अलग हो जाएगा और ये जो Cl माइनस एक्वस है ये अलग हो जाएगा। मतलब पानी में H प्लस और निगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं एसिड में। लेकिन ये तो होता ही है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? बट एक्चुअली हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ये जो H प्लस हम लिख देते हैं समझाने के लिए या अपने सुविधा के लिए, एक्चुअल में ये H प्लस ऐसे नहीं रहता। ये H प्लस जो है ये एग्जिस्ट करता है आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ऊपर वाले रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये जो H प्लस एक्वस है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं H3O प्लस। और अब एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, अब एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में H है और इसी में वाटर है। पहले H2O था, उसमें एक H प्लस मिल गया तो H3O बन गया, और उसके बाद ये Cl माइनस एक्वस। तो इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसका क्या नाम है? इसी का नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए, अगर कहीं H प्लस एक्वस लिखा है या H3O लिखा है, ये दोनों सेम बात है। बस इसको हम लोग H प्लस एक्वस नाम बोलेंगे और इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन नाम बोलेंगे। क्या बात समझ गए? क्योंकि H प्लस जो है ये H2O के साथ ही कंबाइन होके क्या होता है? H3O प्लस बनता है। और ये रिवर्स भी होता है, जैसे H प्लस H2O H3O प्लस बना तो H3O प्लस H प्लस H2O में भी चला जाता है। मतलब रिएक्शन जो है सो इधर भी जाती है इधर भी जाती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये दोनों तरफ रिएक्शन जाती है। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हाइड्रोनियम आयन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही कोई नया बिल्कुल है, ये पुरानी ही बात है, बस नाम अलग है। क्या है? नाम अलग है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसको तुम पानी में डाल दो। तो जैसे ही इसको पानी में डालोगे क्या होगा? H प्लस अलग हो जाएगा और निगेटिव वाला पार्ट अलग हो जाएगा, यानी H प्लस एक्वस अलग हो जाएगा और NO3 माइनस एक्वस अलग हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लो या तुम ऐसे लिख लो H3O प्लस प्लस NO3 माइनस एक्वस। दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। या तो ये लिखो या ये लिखो।
बस इसका नाम हाइड्रोनियम आयन है और इसको हम लोग H+ एक्वस कहते हैं जनरली, और कुछ नहीं है यहाँ। ठीक, हाइड्रोनियम आयन कंसेप्ट क्लियर। आगे चलिए, एक सवाल है छोटा सा, रीजन इसको बताना है आपको कि वाई रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर नॉट। क्यों रेन वाटर, जो बारिश की पानी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो कि बिल्कुल आप प्यूरिफायर से जब प्योर कर दोगे उसको, जो बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है, वो नहीं करता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने ये बात बहुत बार बता चुका हूं मैं ये बात, कि भाई साहब, अगर कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड करंट क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा? तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब चार्ज का फ्लो हो। अगर तुमने चार्ज का फ्लो करा दिया तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि जैसे मैंने आगे लिख के रखा है, पहले उसको समझ लीजिए। यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी होगा यदि आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन, चाहे वो सॉल्यूशन कोई भी हो, एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, अगर उसमें आयन है, मतलब कोई पॉजिटिव वाला पार्ट है और कोई निगेटिव वाला पार्ट है, तो वो सॉल्यूशन करंट को फ्लो कर देगा। हम एक तार इधर से डाल देंगे, इसमें एक दूसरा तार इधर में डाल देंगे और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो भी सेटअप करना है कर लेंगे, और ये सॉल्यूशन जो है सो करंट को फ्लो करेगा। ठीक है ना? जैसे देखिए एसिड के केस में बताइए, एसिड के केस में जैसे कि HCl हमारे पास हो गया, इसका सॉल्यूशन हमें बनाना है तो पानी में डालना होगा, तो HCl का सॉल्यूशन जैसे ही बनाएंगे H+ और Cl- मिल जाता है हमें। ठीक है ना? तो यानी कि हमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मिल गया ना, बस काम खत्म, ये करंट को फ्लो करेगा। जैसे बेस है हमारा NaOH, इसको पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, Na+ मिल जाएगा और OH- मिल जाएगा, यानी कि बेस भी हमारा करंट फ्लो करेगा। जैसे साल्ट है NaCl, इसको पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, तो यानी कि साल्ट जो है वो भी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दे रहे हैं, यानी कि ये भी करंट को फ्लो करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड है जो कि पानी में प्लस और माइनस आयंस दे रहे हैं, वो करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, ये किसी प्रकार का ना तो एसिड है इसमें, ना तो बेस है, ना साल्ट है, बिल्कुल डिस्टिल है, प्योर है। एसिड बेस साल्ट ही हम लोग पानी से निकाल के उसको डिस्टिल बनाते हैं। लेकिन हम लोग जो ये बारिश का पानी है, ठीक है ना, जो बारिश में पानी आती है, या जो नॉर्मल नदी तालाब में, या आप अगर छोटा कल जो है वो ज्यादा गहरा नहीं है, उसकी जो अंदर हम कहते हैं ना कि कितना फीट का है, जो हम लोग का चापाकल होता है या जो भी हम लोग बोरिंग हलाते हैं, वो नॉर्मली होता है ना 50 फीट 60 फीट। तो यहाँ से जो पानी आता है उसमें साल्ट की या एसिड की या बेस की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है, तो इस कारण से ये करंट फ्लो करता है। तो जो बारिश की पानी जब होती है, जब बारिश ऊपर से आता है, तो बारिश तो प्योर पानी कहा जाता है कि बारिश का पानी बिल्कुल प्योर होता है, 100% शुद्ध होता है। तो बिल्कुल सही बात है, 100% शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है CO2, SO2, NO2। ये सारे के सारे गैसेस क्या हैं कि उन पानी के साथ मिल जाते हैं और एसिड बना देंगे, कभी साल्ट बना देंगे, कभी बेस बना देंगे, कुछ बना देंगे ये जरूर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है, हवा में है ना, तो जैसे ही ऊपर से पानी आएगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा और क्या होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा, और यही कार्बोनिक एसिड अब टूट जाएगा H+ और CO3- में, 2- में। ठीक है, तो अब हमें प्लस और माइनस मिल जाएगा, तो हमारा बस करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर ये सवाल आ जाए तो ये अपना ध्यान रखिएगा कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी एसिड और बेस और साल्ट,
लेकिन रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व गैसेस ऑफ एयर, जैसे कि CO2, SO2, NO3, और ये जो गैसेस हैं ये वाटर में डिजॉल्व होके एसिड बना देंगे, ठीक है ना, और किसी और के साथ रिएक्शन करके बेस, साल्ट, कुछ भी बना देंगे, और उसके बाद इनको जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। आगे चलिए, ये हो गया। हाँ, अब यहां आइए, ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रुकिए, मैं अपनी वीडियो को, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ओके। देखिए ये क्या है, ये आपकी एक्टिविटी 2.9 है। जरा इस एक्टिविटी को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, इस एक्टिविटी से पहले हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। इस एक्टिविटी से हम लोग इस बात का प्रूफ करने वाले हैं कि अगर HCl एक एसिड है, अगर HCl गैस है, तो ये एसिड की तरीके बिहेव नहीं करेगा। अगर HCl एक गैस है तो ये एसिड की तरीके बिहेव नहीं करेगा। अगर HCl का सॉल्यूशन है, मतलब कि HCl जो है सो लिक्विड स्टेट में है, तो ही ये एसिड की तरीके बिहेव करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड जो है, HCl जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, कोई भी एसिड है वो गैस के फॉर्म में तो H+ नहीं देगा ना। HCl गैस है, वो हवा में चल रही है, कहां से वो H+ और Cl- दे देगा। लेकिन लिक्विड में जब उसको डालेंगे, लिक्विड स्टेट में जब होगा, पानी में जब डालेंगे, लिक्विड स्टेट में करेंगे, तब जाकर वो प्लस पार्ट देगा और उसके बाद इधर की तरफ निगेटिव पार्ट आएगा। तो इसीलिए HCl अगर गैस के फॉर्म में है और तुम चाहो कि वो एसिड के तरीके बिहेव करे, तो ऐसा नहीं होगा। लिक्विड स्टेट में ही HCl एसिड की तरीके बिहेव करेगा। तो एक सवाल ये आता है कि क्या ड्राई, या यूं तरीके से आ जाएगा कि HCl गैस टर्न लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का कलर जो है सो HCl गैस क्या बदल सकता है? तो नहीं, HCl गैस जो है लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड है ही नहीं। HCl गैस एसिड है ही नहीं, तो क्या बदलेंगे? क्या बात समझ में आई? तो इसी बात को हम लोग अब एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है कि 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लो। ठीक है भैया, हमने क्या किया, NaCl ले लिया, सॉलिड कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसको अपना ऑपरेटस सेटअप कर लो, जैसे 2.4 में दिया गया है, और उसके बाद क्या करो कि सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालो। यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो यानी कि हमने H2SO4 इसमें डालना शुरू किया। H2SO4 यानी एक्वस होगा ही, कॉन्सेंट्रेटेड बोल रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड भी है ये। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज्यादा है, यानी H2SO4 है और NaCl है, ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोडक्ट क्या बनता है। इन दोनों से एक गैस बनता है और एक Na2SO4 साल्ट टाइप बनता है, और गैस जो बनता है उसका नाम है HCl गैस। उसका क्या नाम है? HCl गैस। तो इन दोनों का रिएक्शन करके HCl गैस बनाया गया। उसके बाद इसने कहा क्या कोई गैस आ रहा है क्या बाहर? तो हमने कहा हाँ भैया, एक गैस तो बाहर आ रही है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि उस गैस के पास अब क्या करो, एक बार ड्राई और एक बार वेट, मतलब कि एक बार सूखा और एक बार गीला ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओ। इसके पास अब HCl जो आया है, ये वाला HCl, ये कह रहा है कि एक बार इसके पास तुम क्या करो कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओ, और एक बार क्या करो, वेट
वेट का मतलब क्या होता है? गीला। ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओ। अच्छा, आपको यह बात मालूम होगा कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एसिड जो है सो फाइनली रेड में बदल देता है और जो बेस होते हैं वो फाइनली ब्लू में बदल देते हैं। तो यानी कि एसिड किस में बदलता है? फाइनली रेड में। तो हमारे पास HCl गैस है। हमारे पास क्या है? HCl गैस। जब इसको ड्राई ब्लू लिटमस में हम डालेंगे, यानी कि जो हमारा लिटमस पेपर है वो बिल्कुल सूखा है और ये गैस है, पानी कहीं है ही नहीं। तो पानी है ही नहीं तो ये HCl गैस एसिड की तरीके बिहेव करेगा ही नहीं, यानी कि यहां पे कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। नो कलर चेंज। ब्लू लिटमस पेपर जो है ये ब्लू कलर का ही रहेगा, रेड कलर का नहीं होगा। नो कलर चेंज। लेकिन जैसे ही हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो भले ही HCl गैस है, लेकिन अब ब्लू लिटमस पेपर में तो पानी है ना, क्योंकि उसको हमने भिगा के रखा है। तो HCl पहले इस पानी के साथ रिएक्ट करके और H प्लस और Cl माइनस बना लेगा, यानी अब ये एसिड के तरीके बिहेव करने लगेगा। अब ये कैसे बिहेव करने लगेगा? एसिड के तरीके। क्यों? क्योंकि HCl पहले गैस था, लेकिन हमने जो ब्लू लिटमस पेपर लाया उसमें पानी की मात्रा थी, उसको हम भिगा के ला रहे हैं, वेट लेकर आ रहे हैं। WET, वेट मतलब भिगा हुआ। तो जब उसको हम लोग पानी के साथ संपर्क में करेंगे तब वो अब एसिड की तरीके बिहेव करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को फाइनली रेड में बदल देगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इस एक्टिविटी का कुल मतलब यही था। इस एक्टिविटी का कुल मतलब यही था। इसमें लास्ट में इन्होंने पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। तो आप लिख देना यहां पर ड्राई HCl गैस में लिटमस पेपर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्राई HCl गैस है और हमारा जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, तो पानी है ही नहीं, तो HCl जो है वो एसिड के तरीके बिहेव करेगा ही नहीं। लेकिन जब HCl सॉल्यूशन हो गया, जब HCl गैस पानी के संपर्क में आया तो अब सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया तो अब वो एसिड के तरीके बिहेव करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा। क्लियर? आगे चलिए। अब देखिए, अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन। क्या नाम है उसका? आयोनाइजेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कोई नया नहीं है, ये भी पुराना है, ठीक है ना। मैंने बताया भी होगा पहले कि कोई भी मॉलिक्यूल जब पानी में डालते हैं और अलग अलग आयन में टूट जाता है, वो अपने आयन में टूट जाएगा, उसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए HCl हमारे पास होता है, इसको जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये जो इसके बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, मतलब H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। या कोई बेस है जैसे NaOH ले लो, इसको पानी में डालो तो ये Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो गया, मॉलिक्यूल जो है सो सेपरेट हो गए। मॉलिक्यूल क्या हो गए? सेपरेट हो गए, तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन। द डिसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू आयंस। अब आयंस बन गए ना, ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन। तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाना इन आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है ना। तो कोई नई बात नहीं है, बस एक नया टर्म हम लोगों ने जान लिया कि ये जो होता है इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? इस आयोनाइजेशन के कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देख लीजिए एक बार। ये भी कोई नया नहीं है, पुराना ही है, बिल्कुल पुराना है। अब हम लोग बस उसको नए तरीके से पढ़ रहे हैं। ये मत समझिएगा मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ये सब पुराना है। देखिए येलो कलर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अब हम लोग उस एसिड को बोलेंगे एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस
अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ऐसे एसिड जिनको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, मतलब जितने एसिड हम डालें सारा का सारा एसिड H+ और उसके रिस्पेक्टिव में निगेटिव आयन दें, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट में हमें H+ मिले उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारा H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इन सबको जब तुम पानी में डालोगे तो H+ जो हमें मिलेगा एक्वस, और ये Cl- एक्वस, इस केस में हमें 2 H+ मिलेंगे एक्वस, और सल्फेट आयन मिलेगा एक्वस। तो ये जितना HCl डालोगे सारा का सारा HCl H+ और निगेटिव आयन में टूट जाएगा। जितना का जितना H2SO4 डालोगे सारा का सारा H+ और SO4- में टूट जाएगा, और तुम्हें लार्ज अमाउंट ऑफ H+ मिलेगा। यानी कि सॉल्यूशन में तुम्हें H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। सॉल्यूशन में ये काम सब सॉल्यूशन ही तो हो रहा है। हमने एक बीकर में HCl है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, और HCl जो है सो H+ और Cl- में टूट रहा है, तो एक ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में H+ बहुत ज्यादा मिलेंगे, कंसंट्रेशन जो होगा H+ का वो ज्यादा होगा। वीक एसिड में क्या होगा? वीक एसिड में ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलेंगे जो कि फुल्ली यानी 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे कि 100 मॉलिक्यूल तो हम अगर डालोगे तो 50 मॉलिक्यूल ही H+ देंगे, 50 मॉलिक्यूल नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे कि वीक एसिड का एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? एसिडिक एसिड। ये क्या होता है? ये CH3COO- प्लस H+, ये फुल्ली नहीं देता। अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल डाले CH3COOH के तो 50 मॉलिक्यूल ही H+ और निगेटिव आयन में टूटेंगे, जबकि HCl और H2SO4 के केस में अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल डालें तो 100 के 100 H+ देंगे और निगेटिव आयन देंगे। क्या बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड। वीक एसिड में क्या कहते हैं कि पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ, आधा अधूरा आयोनाइज्ड हुआ, ठीक है ना। आयोनाइज तो हुआ पानी में, अलग अलग तो टूटा, लेकिन आधा अधूरा। 100 में 50 टूटा, 50 नहीं टूटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं कि यानी कि ये रिएक्शन कुछ इधर भी जा रही है और कुछ इधर भी जा रही है, कुछ टूट भी रहा है और कुछ नहीं भी टूट रहा है, मतलब फिर से मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब होता है कि आधा अधूरा है ये काम। और ऑफ कोर्स H+ जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आधा अधूरा काम हो रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहां कम होगा। यहां पे इस वाले सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक, समझ गए? नई बातें नहीं है, सारी बातें पुरानी हैं, बस नए तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। सेम वैसे ही बेस में स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली, क्योंकि जब तुम पानी में मिला दिए तो सारे बेस एल्कली हो जाते हैं। जो भी बेस पानी में मिल जाएंगे उनको एल्कली कहेंगे। तो आपके सिलेबस में बेस और एल्कली सेम बात है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलो या स्ट्रॉन्ग एल्कली, कब बोलेंगे हम? जो बेस पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ OH- दे, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ OH- दे, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और वीक बेस किसको बोलेंगे? जो पार्शियली आयोनाइज हो पानी में और हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- दे, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड दे, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है NaOH होता है, KOH होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यानी कि जब इनको पानी में डालोगे तो अगर 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 के 100 Na+ और OH- मिलेगा। KOH अगर 100 डाला तो तुम्हें Na+ और OH- भी 100 के 100 मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वीक बेस में क्या होगा? वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस होता है। ये ऐसे बेस होते हैं जिनको जब तुम पानी में डालोगे, जब तुम इनको पानी में डालोगे तो टूटेंगे। ये भी तुम्हें OH+ तो देंगे ही देंगे, लेकिन पार्शियली देंगे। मतलब अगर 100 तुमने मॉलिक्यूल डालें
तो 50 मॉलिक्यूल OH माइनस देगा, 50 नहीं देगा, 50 फिर से बैक हो जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही बैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को ऐसे बैक में भी दिखा देते हैं कि ये रिएक्शन कुछ आगे भी जा रही है, कुछ पीछे भी जा रही है। क्या बात समझ में आई? तो कैल्शियम, अब आप कहोगे कि सर हम याद रखें क्या? हम याद रखें, कितने सारे याद रखेंगे कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? तो बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। ये जो मैंने नाम जितने लिख रखे हैं बस इतना दिमाग में रखिएगा, और बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगी। ठीक है ना। आगे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे, 11th-12th में जाओगे, मालूम चल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 2-4 नाम तो याद होने ही चाहिए। NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद होना चाहिए। ये 2-3 जो है सो वीक बेस होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। मतलब 2-3 बातें याद होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं याद करना। मैं जितना एग्जाम्पल लिखवा देता हूं बस उतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है ना? आगे चलिए। तो यहां से एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस पे MCQ का बहुत बेहतरीन सवाल बन सकता है। अगर आपके पास बोला जाए कि HCl हमारे पास सेम कंसंट्रेशन का है और CH3 भी हमारे पास सेम कंसंट्रेशन का है, CH3COOH, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये आपका वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने लिया और दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखा, जैसे 1 मोलर मान लेते हैं। ठीक है ना, यह कंसंट्रेशन नापने का यूनिट होता है मोलर। तो ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो दोनों सेम कंसंट्रेशन के हैं। अब सवाल ये है, क्या ये जितना H प्लस प्रोड्यूस करेगा, क्या ये भी उतना ही H प्लस प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर है नो। भले ही सेम कंसंट्रेशन के हैं लेकिन सेम अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि HCl की खासियत होती है कि ये 100% आयोनाइज होता है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल तुमने HCl को लोगे तो 100 के 100 H प्लस मिलेंगे। लेकिन CH3COOH की खासियत होती है कि अगर तुमने 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए तो तुम्हें 50 ही H प्लस मिलेगा या 60 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? तो इसका रीजन भी आप बता देना कि HCl आयोनाइज फुल्ली बट CH3COOH आयोनाइज पार्शियली, ये मैंने लिख भी रखा है। तो सेम कंसंट्रेशन का होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा अमाउंट में H प्लस देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होता है, और वीक एसिड कम अमाउंट में H प्लस देते हैं, यानी उनका कंसंट्रेशन कम होता है। और सेम बात बेस के लिए भी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा pH स्केल के बारे में बात करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बोल रहे थे कि नई नहीं है, लेकिन ये तो हमें नया ही लग रहा है। तो अगर ये सारी चीजें आप लोगों को नई लग रही है तो इसका मतलब ये है कि पुरानी चीजों पर आप लोगों की पकड़ थोड़ी कमजोर है। ठीक है ना, मतलब पुरानी चीजें आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, इस कारण से ये सब आपको नया लग रहा है। ये कोई नया नहीं है, ये सब पुराना ही है। ठीक, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा pH के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा pH के बारे में बात करेंगे, जरा 1 मिनट, प्रॉब्लम कर रहा है। ओके। pH के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि pH स्केल क्या होता है। इससे हम लोग एसिड या बेस की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मालूम करते हैं कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ एग्जैक्ट क्या है। ठीक है ना, जैसे वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pH 0 है कि 1 है कि 2 के आसपास है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH 13 है कि 14 है कि 13.5 है। तो एग्जैक्ट अगर हमें मालूम करना हो कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है तो हम लोग pH स्केल की मदद लेते हैं। pH स्केल पे जो नंबर होते हैं वो 0 से 14 होते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि 0 से लेके और 7 तक, 7 से कम तक, यानी कि यहां तक लगभग, ये जो होता है एसिडिक होता है। मतलब अगर pH पे हमने किसी का टेस्ट किया pH स्केल पे और उसने दिखाया कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है ये 5.4 है तो हम समझ जाएंगे वो एसिडिक है। अगर 7 है, अगर
हमारा जो इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि पीएच इसका 7 आया, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर 7 से ज्यादा है और 14 तक है, 7 से ज्यादा है और 14 तक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। यानी हम सॉल्यूशन लेंगे, उसको पीएच स्केल से मेजर करेंगे, और मेजर करने पर हमारा जो भी वैल्यू आएगा 0 से 14 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके हिसाब से हम उसको एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक में बांट सकते हैं। तो एसिडिक का रेंज कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेकर 7 तक, बट नॉट 7, 7 से कम तक। एग्जैक्ट 7 अगर करें तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 से ज्यादा और 14 तक बेस होता है। क्या बात समझ में आई? और एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। या यूं कह लो कि 0 से 7 की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जो मन हो। तो यानी कि इधर की तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हमारे पास 2-3 सैंपल हैं, एक का आया पीएच 5 और एक का आया पीएच 1, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, 1 वाला। यानी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं उनका पीएच 0-1 के बीच में रहता है। सेम वैसे ही जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। हमारा क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा उसका पीएच किसके आसपास होगा, 13-14 के आसपास। जो कम बेसिक होगा उसका पीएच 7-8-9 के आसपास होगा, 7.5, 8, 9, 10 इसके आसपास होगा, जो कि वीक बेस होंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनका पीएच 13-14 के आसपास होगा। जैसे मैं आगे लिखवा भी दे रहा हूं, देखिए एक बार ये बातें मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये सारे के सारे इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे कि HCl की बात हमने की थी, H2SO4 की बात की थी, ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहां ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहां ज्यादा होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा यहां, ठीक है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये सब वीक एसिड होंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि CH3COOH, कार्बोनिक एसिड ले लो H2CO3, ये सब वीक एसिड है। यानी कि यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा वो लेस होगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, कम होगा। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये एरिया न्यूट्रल का है, जैसे कि H2O, जैसे कि H2O। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- सेम है यहां। इस वाले इलाके में क्या है, जितना H+ है उतना ही OH- है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये जो आपका इलाका है लगभग यहां तक का, ये आपका वीक बेस का इलाका है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या मैंने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो इनका पीएच इसी के आसपास रहता है, 11 तक, सारे यहां तक जा सकता है, ठीक है ना। ये सब वीक होते हैं, और वीक होते हैं इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH- जो है, कंसंट्रेशन ऑफ OH- वो कम है, कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या है, कम है। और ये जो इलाका है ये स्ट्रॉन्ग बेस का है। हर आदमी का अपना अपना इलाका होता है, क्यों? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कुत्तों का भी इलाका होता है, पता नहीं क्यों कुत्तों के ऊपर ये बहुत बात फेमस है। अरे इलाका तो हर जानवर का होता है भाई, शेर का भी इलाका होता है, आदमी का भी अपना इलाका होता है, कुत्तों का भी इलाका होता है, तो फिर कुत्तों को क्यों बदनाम करना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि NaOH, KOH, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक।
तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि पीएच पे अब हम लोग कैसे काम करेंगे, पीएच के बारे में जानकारी हो गई। अच्छा, अब जरा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैंने यहां बनाया है, ये चीज जो मैंने बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं एक बात यहां समझा सकूं। क्या समझा सकूं? कि ये जो ऊपर वाला आप इलाका देख रहे हैं ना, ऊपर वाला, ये इलाका है H प्लस का। ये इलाका किसका है? H प्लस का। और नीचे वाला जो आप इलाका देख रहे हैं ये OH माइनस का है। मैं इसको सर्कल में बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपका OH माइनस का इलाका है। तो आप देखिए, इस वाले केस में आप देखिए, यहां पे आप देखिए जाके, क्या है, H प्लस की मात्रा ज्यादा है कि नहीं? यहां पे OH माइनस तो नाम मात्र के हैं, तो यानी कि ये वाला इलाका जो होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना? जब आप 7 के पास आ रहे हो तो आप देखो जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, यानी कि इस 7 वाले पे अगर देखा जाए तो जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, OH माइनस ज्यादा है और H प्लस नाम मात्र के हैं, तो यानी कि OH माइनस ज्यादा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का इलाका है। ठीक है ना? 10-11 के आसपास देख लो, यहां पे क्या है, 10-11 के आसपास, यहां पे H प्लस है लेकिन बहुत कम है, OH माइनस ही ज्यादा है, तो यानी कि इसीलिए ये बेसिक तो है लेकिन कम बेसिक है, मतलब वीक बेसिक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना। ठीक है? ऐसे ध्यान में रखोगे तो याद भी रहेगा। एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया था तो मेरा भी मन किया कि मैं भी आप लोगों को एक ऐसे बना के दिखा दूं। अब मुझे नहीं लगता कि एसिड और बेस में आप कहीं फंसोगे और पीएच स्केल में कहीं फंसोगे। आपके लिए सफिशियंट है, इतना बहुत सफिशियंट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई है, इतना पढ़ाया है कि इतना ना तो किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है और मैक्सिमम कोचिंग में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता है। यकीन मानिए आप मेरा, मैक्सिमम कोचिंग में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता है। आप कोचिंग अगर कहीं करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, वहां भी कोचिंग वाले भी ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। जरा इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। सवाल कर लो, छोटा सा सवाल है। 5 सॉल्यूशन है जिनका नाम है ABCDE, मतलब 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, 5 टेस्ट ट्यूब है, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन है, हमने नाम दे रखा है ABCD। जब इनको हमने टेस्ट किया पीएच के साथ तो हमने देखा कि ए का पीएच 4 है, बी का पीएच 1 है, सी का पीएच 11 है, डी का पीएच 7 है और ई का पीएच 9 है। तो बताओ न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन है? अरे न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन है? जिसका पीएच 7 है, यानी डी, जिसका पीएच 7 है। बताओ स्ट्रांगली एल्कली कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन है? तो जिसका पीएच ज्यादा है, यानी कि ये 11 है। 11 से ज्यादा तो किसी का है नहीं, तो यहां पे सी जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली की तरीके बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग, अरे ये तो 1 है, 1 पीएच है इसका, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि B1। वीक एसिड कौन है? वीक एसिड 9 नहीं, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 तो हो ही गया, 4, क्या 4, यानी कि 4 जो होगा यानी A, ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा। वीक एल्कली कौन हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। वीक एल्कली कौन हो जाएगा? 9, यानी E। ठीक है ना? अच्छा, पीएच का ऑर्डर लिख लो। तो पीएच का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे ज्यादा पीएच 11 है, उसके बाद पीएच जो है सो 9 है, उसके बाद पीएच जो है वो 7 है, उसके बाद पीएच 4 है, देन पीएच 1 है। यही है ना? यानी 11 का है C, 9 का है E, 7 का है D, 4 का है A और 1 का है B। हो गया पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, छोटे मोटे टाइप के सवाल। अच्छा, अब यहां से मैं 2-3 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो कि मतलब आप लोग पहले से जानते हो, फिर से कहोगे कि पहले से बता रहे हैं, पहले से जानते हो और बता देंगे नई चीज। नहीं, बिल्कुल नई चीज नहीं है, पुरानी बातें हैं, सारी पुरानी बातें हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो क्या है,
हम लोग जो भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ये हमेशा एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम लोग एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और साल्ट बनता है और H2O बनता है। तो ये क्या होता है ना, इसमें कुछ हीट भी निकलता है, क्योंकि HCl बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है, बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है, यानी कि दोनों अंदर फाइट कर रहे होंगे, बिल्कुल दोनों अंदर फाइट कर रहे होंगे तो गर्मी पैदा होगी ही। तो यानी न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो एक्जोथर्मिक होगा, इसमें हीट रिलीज होगी। क्लियर? अच्छा, मैंने ये भी बात बताया था कि जब एसिड या बेस को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जब भी हम लोग एसिड या बेस को पानी में डालेंगे। मैंने वहां पे एक बात आप लोगों को समझाई थी कि हमेशा पानी यहां रखो और एसिड या बेस तुम बाद ऊपर से डालो एक एक बूंद। क्यों? क्योंकि अगर एक एक बूंद डालोगे तो थोड़ा सा तुमने डाला तो वो हल्का हीटअप होगा, पानी बाकी के पानी मॉलिक्यूल जो है, पानी के मॉलिक्यूल उस हीटअप को थोड़ा खत्म करेंगे, थोड़ा सा और डालोगे, ऐसे कर करके जब एक्सेस हीटअप होने लगेगा तो तुम बंद कर दोगे। और मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ एसिड कोई रखा है या कोई बेस रखा है और तुम ऊपर से पानी डाल रहे हो तो ये बिल्कुल विस्फोट हो जाएगा, ब्राम हो जाएगा। ये बातें मैं पहले बता चुका हूं कि ये क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसमें डाल रहे हो, उसको मतलब मैक्सिमम रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, तुम ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा एसिड डालोगे तो जो रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम रहेगी, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होगा। ठीक है ना? और तुम बीकर को बार बार टच करके देख भी सकते हो कि हाँ ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ, ज्यादा गर्म हो जाएगा तो रोक दोगे। तो ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें डाइल्यूशन करना है, मतलब एसिड या बेस में पानी डालना है तो कैसे डालें? तो पानी में एसिड या बेस डालो, ना कि एसिड और बेस में पानी डालो। क्लियर? पुरानी बातें हैं। एनसीईआरटी इससे देखिए, ये एनसीईआरटी का मैंने वहां से लिया है। एनसीईआरटी में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी बोला वही एक्टिविटी यहां पे किया गया है। ठीक है ना, कि इसमें पानी लिया गया और उसमें H2SO4 डाला गया फ्यू ड्रॉप्स और फिर उसको हिलाया गया तो हमने देखा कि क्या हुआ, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर? हाँ भैया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि ये एक्जोथर्मिक हो गया। बस एक्टिविटी 2.10 यही कह रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ पे यही सारी बातें लिखी हैं, देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्जोथर्मिक। ठीक ना? और जो मैंने अभी बोला वही बात यहाँ लिखी है। और हाँ, ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़िए, ये पैराग्राफ अच्छा है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर, जब पानी के साथ हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो कम हो जाता है H प्लस या OH माइनस का। अब H प्लस की जगह इसने हाइड्रोनियम लिख दिया है, कोई बात नहीं, हाइड्रोनियम और H प्लस सेम बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे तुम शरबत है, चीनी 2 चम्मच है और तुम उसमें पानी पे पानी मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो। तुम्हारे मेहमान जो घर पे आए हैं वो पसंद नहीं है तुम्हें, तुम क्या करोगे, गिलास में 2 चम्मच चीनी डालोगे, एक बड़े जग में 2 चम्मच चीनी डालोगे और कस के पानी डाल दोगे और शरबत के नाम पे पिला दोगे। तो उसमें क्या है, उसमें चीनी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। चीनी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। मतलब तुमने पानी डाल के कंसंट्रेशन ऑफ चीनी कम कर दिया है, यही तो किया है तुमने। तो यानी कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो H प्लस एसिड के केस में और OH माइनस बेस के केस में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो वही बात यहां लिखी है और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? और जब ये काम हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि एसिड और बेस डाइल्यूटेड हो गया। ये बातें आप लोग जानते हो, पहले से सब जानते हो। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक ये है, टॉपिक ये है कि भैया हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ लिखा गया है, आप वहां से पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो हमारा जो बॉडी है वो हमारे बॉडी का पीएच रेंज 7 से लेके 7.8 रहता है, यानी कि बेसिक में ही रहता है।
7 से लेके 7.8 यानी कि बेसिक में ही तो रहेगा। तो ये आ सकता है सवाल में कि हमारा बॉडी वर्क करता है, तो हमारे बॉडी वर्क करता है तो उसका पीएच लगभग कितना होता है, तो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में, ठीक है ना। और इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो गई तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। देखिए एक नया पॉइंट मिल गया, एसिड रेन अभी हम लोगों ने किया था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि एसिड रेन कब बोलोगे, पीएच कितना होना चाहिए एसिड रेन के लिए, तो यानी कि 5.6 से कम होगा तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। जो पानी ऊपर से आ रहा है और उसको तुम किसी बीकर में लेकर और टेस्ट करोगे, अगर उसका पीएच 5.6 है तो यानी हम कहेंगे कि एसिड रेन हो रहा है। और हर साल एसिड रेन होता ही है, जिसके कारण से बहुत सारी फसलें बर्बाद होती हैं और बहुत चीज़ों की नुकसान होती है। वो पानी जब समुंदर में जाता है या नदी में जाता है तो वहाँ के मछली जो हैं या जो भी जलीय जीव हैं उनको भी बर्बाद करता है। तो एसिड रेन हो जाता है क्योंकि अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा, ऊपर से बारिश होगी तो सारा प्रदूषण लेके नीचे ही तो आएगा। तो इसीलिए हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ये हमें सीख मिल रही है यहाँ से, ठीक है। आगे चलिए, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट कर लीजिएगा। ये भी पढ़ लीजिएगा आप, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है कि हमारे सॉइल जो होता है ना, सॉइल ये भी एक फिक्स पीएच पर ही काम करता है। अगर मिट्टी में ज्यादा मिट्टी अगर एसिडिक हो गया तो भी खराब है और ज्यादा बेसिक हो गया तो भी खराब। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग से कुछ चीजें देते हैं, कुछ खाद देते हैं, ताकि हम लोग उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको समान रखें, ठीक है ना। तो ये एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसी के बिहाफ पर ये एक्टिविटी किया गया है कि आप अब थोड़ा सा सॉइल लीजिए, मिट्टी लीजिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसको मिलाइए पानी डाल के, और फिर उसके बाद उसको टेस्ट कीजिए और टेस्ट करके देखिए कि उस मिट्टी का कितना पीएच है, और मालूम कीजिए कि इस मिट्टी में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है कि बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। दैट्स ऑल। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें भी पीएच का महत्व रोल है। जैसे मैंने बताया कि हमारा बॉडी जो है सो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है, यानी कि बेसिक में ही रहना चाहता है, ये थोड़ा सा बेसिक की तरफ रहना चाहता है। तो अगर हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एसिडिक को कम करेगा और फिर से हमारे बॉडी को 7.0 से 7.8 के बीच में पीएच ला देगा। तो ये भी एक बार पढ़ के यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो लिख लीजिएगा। टूथ डीके दांत वाली है, इसमें पढ़ के लिख लीजिएगा। ये सब आपके भैया देखिए ये सब थ्योरी चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं थक गया, ठीक है ना। और इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कि मैं समझाऊं, ये आप लोग पढ़िएगा और आपको जो भी इसमें से जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले उसको नोट कर लीजिएगा, ओके है ना। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। हालांकि इसमें हम लोगों ने सारी बातें कवर की। एसिड बेस अब आपका 100% खत्म हो गया है, यानी एसिड और बेस और जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं सब कुछ खत्म हो गया। अब आप लोग इस पे खूब सवाल कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। आई 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप 100 सवाल करेंगे कहीं से भी तो बाई चांस ही 1-2 सवाल में आप फंसे तो फंसे, वरना आप नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने जितना पढ़ा दिया सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को रिवाइज कीजिए और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में कहीं कहीं इक्का दुक्का पॉइंट लिखा रहता है, इक्का दुक्का पॉइंट लिखा रहता है, और वो चीजें जो है सो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो इसीलिए एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो इक्का दुक्का पॉइंट अगर मैंने मुझसे छूट गया हो तो आप उसको कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये वाला है, ये डायग्राम बनाया गया है। ये डायग्राम क्या है, ये हमें चेतावनी दे रहा है कि एसिड या बेस हमारे कपड़े पे या हाथ पे नहीं गिरना चाहिए, वरना वहां जला देगा, वहां गड्ढा कर देगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। आप एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे सब कुछ पढ़ लोगे। देखो मैंने सारी एक्टिविटी कराई है, तो एक्टिविटी भी आप फिर से एक बार करना अपनी तरफ से, एक एक पॉइंट पढ़ना। आप देखोगे कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने डिस्कस ना किया हो, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग एक बार पढ़िए, समझिए
और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है, इसे जो भी शुरुआत में लोग देख रहे हैं और इसकी आप ही लोग मदद कर सकते हो। आप लोग अपने जूनियर को भी बताइएगा अगले साल कि हाँ, मिस्टर सिंघानिया क्लासेस पे हैं एक सर, बहुत बिजोर पढ़ाते हैं यार, मजा आ जाता है। ऐसी बातें उनसे कहिएगा जरूर, तो वो अगले साल फिर से हमसे जुड़ेंगे। और फिर कुछ दिनों बाद 11th की भी वीडियो यहाँ आने लगेंगे, तो अगले साल भी आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। साल्ट से शुरू करेंगे वहां से। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।